Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the class 7 science NCERT lesson number 9 soil. In this lesson we are going to discuss the topics soil teeming with life, soil profile, soil types, properties of soil, moisture in soil, absorption of water by soil, soil and crops, soil erosion and lots of activities. So without any further delay, let's get started. Soil is one of the most important natural resources. तो मिट्टी जो है वो हमारी बहुत ही important natural resource है. It provides encourage to the plants and supplies water and nutrients. तो वो क्या करता है, प्लांट्स को एक ग्रिप देता है और पानी और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करता है. इट इज़ द होम ऑफ फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉइल जो है ना एक घर की तरह भी यूज़ होता है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर भी रहते हैं ना. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. तो सॉइल क्या करता है, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. और खेती से क्या मिलता है, हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, घर मिलता है, सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट हमारे. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. द अर्दी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. तो मिट्टी जो है वो हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है, एक हिस्सा है कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं जी सकते हम. क्योंकि खाना हमें ज़रूरी है और खाना हमें कहाँ से मिलता है, तो मिट्टी से ही मिलता है. और जो फ्रेगरेंस रहता है, पहली बारिश की जो सुगंध आती है मिट्टी पे, जब भी बारिश होती है और मिट्टी की जो हल्की हल्की सी सुगंध आती है, वो इतनी मनमोहन सी रहती है कि वो हम कभी नहीं भूलते. और वो रिफ्रेशिंग सी लगती है, मस्त लगता है, उससे मूड बहुत काफ़ी फ्रेश हो जाता है उससे. यहाँ पे एक दिया है पॉइंट 9.1 सॉइल ट्रिमिंग विथ लाइफ. One day during the rainy season, Paheli and Pujo observed an earthworm coming out of the soil. तो एक दिन पहेली और बूजो दोनों खेलने गए थे बारिश के दिनों में, और उन्होंने देखा कि एक अर्थवॉर्म है, तो वो मिट्टी के अंदर से आ रहा है. पहली वंडर वेदर देयर वेर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट. तो उसको लगा यार ज़मीन के अंदर तो मैंने कभी पहले कीड़े देखे नहीं है, कि ज़मीन के अंदर और कुछ कीड़े मकोड़े होंगे क्या है, तो हम देखते हैं. तो इसके लिए यहाँ पे बताई गई है एक्टिविटी 9.1. कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. तो कुछ आप सॉइल सैंपल्स ले लीजिए, मिट्टी का कुछ हिस्सा थोड़ा सा ले लीजिए और उसको ध्यान से देखिए. यू कैन यूज अ हैंड लेंस, एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1. तो टेबल 9.1 में आपको फिल करना है और हैंड लेंस से आपको मिट्टी को पहले देखना है अच्छे से, और फिर जो जो आपको दिखता है ना वो सारा टेबल 9.1 में आपको देखना है. Discuss your observation with your friends. Are the soil samples collected by your friends similar to the ones collected by you? तो आपके फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कीजिए जो जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, और आपने जो सॉइल सैंपल कलेक्ट किया है और आपके फ्रेंड ने किया है, तो वो क्या सेम है कि कुछ अलग है आपसे. Gujo and Payali have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of the uses of soil. गुजो और पहेली ने क्या किया, फिर मिट्टी के साथ बहुत सारा खेले, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बनाई, अलग अलग शेप साइजेस बनाए, चीज़ें बनाए, मिट्टी की बॉल, बैट है, कुछ मूर्तियाँ बनाई है. तो इस तरह से किया है, और उन सभी चीज़ों की ना आपको लिस्ट बनानी है. यहाँ पे देख लेते हैं टेबल 9.1. टेबल 9.1 में है 5 कॉलम, SR नंबर, सॉइल सोर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एनी अदर ऑब्जर्वेशन. तो सॉइल सोर्स देखिए कहाँ कहाँ से मिट्टी उन्होंने ली है. तो फर्स्ट उसमें लिखा है गार्डन सॉइल. सेकेंड है सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. तो उन्होंने क्या किया ना, अलग अलग जगह की मिट्टी उन्होंने उठाई है. तो कुछ पोर्शन उन्होंने गार्डन के इसमें से लिया है, कुछ पार्ट उन्होंने रोड साइड की जो मिट्टी रहती है उससे लिया है, और कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो ली हुई है. प्लांट्स, तो उस मिट्टी के अंदर प्लांट्स कौन कौन से रहते हैं, तो गार्डन सॉइल के अंदर क्या प्लांट्स रहते हैं, ग्रास रहती है, और एनिमल्स क्या रहते हैं, एंट रहते हैं. एनी अदर ऑब्जर्वेशन के यहाँ पे डैश लिखा है. तो गार्डन सॉइल में मिली उन्हें चींटियाँ मिली है, तो वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो देखा है तो वो यहाँ पे टेबल में 9.1 में उन्होंने लिखा है. I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadsides and the garden. और फिर पहेली आश्चर्यचकित होती है कि जब वो सॉइल सैंपल लेके आती है ना, तो उसको उसके अंदर ना पॉलीथीन बैग्स भी मिलती है और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें मिलती है. जब उसने मिट्टी जो ली थी वो गार्डन से ली थी और जब रोड साइड से ली थी तब.
तो वो ऐसे सोच में पड़ जाती है कि ये इसके अंदर से कहाँ से आया। तो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल, दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। तो पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो रहते हैं ना, वो मिट्टी को ख़राब कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको भी वो मार देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। इसीलिए पॉलीथीन बैग्स की और प्लास्टिक की डिमांड है कि उन्हें बैन कर दिया जाए। बैन करने की डिमांड इसीलिए होती है। अदर सब्सटेंसेज विच पोल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। तो अदर जो सब्सटेंसेस है वो भी जो चीज़ें हैं जो मिट्टी को ख़राब करते हैं वो कौन है कि नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो बहुत सारी वेस्ट चीज़ें रहती वो है, या फिर कोई केमिकल्स है या पेस्टिसाइड्स है जो हम अनाज पे वगैरह छाड़ते हैं, फल फ्रूट पे जो छाड़ते हैं ना कीटनाशक, तो वो अगर है तो वो अगर मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए तो भी मिट्टी जो है वो पॉल्यूशन वाली हो जाती है, बंजर होने लग जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स मिट्टी के अंदर जाते हैं ना, तो उनको छोड़ने के पहले उस पर ट्रीटमेंट करके छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम पानी के ऊपर हमने ट्रीटमेंट वाला देखा था ना, वैसे ही मिट्टी के अंदर जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं तो उस पर भी ट्रीटमेंट करके फिर उसको मिट्टी में मिक्स होने देना चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। और जो कीटनाशक है उसका यूज़ भी बहुत ही कम करना चाहिए। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार। ऐसे भूजो बोलता है। तो भूजो बोलता है कि मैंने मिट्टी से बने हुए ना टॉयज और पॉट्स देखे, गमले वगैरह बने हुए देखे जो हाट बाजार रहता है ना उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे 9.2 सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज्ड। तो सॉइल क्या है, कंपोज्ड थिंग है, बहुत सारी लेयर्स है इसके अंदर में, और उसको देखने के लिए हम आगे जो एक्टिविटी दी गई है उसको परफॉर्म करेंगे। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड्स टू पाउडर इट। तो कुछ आपको मिट्टी का हिस्सा रहना है और उसके जो क्लम्प्स है आपको हाथों से उसका पाउडर कर देना। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास का टम्बलर लेना है और उसमें क्या करना है कि 3 पार्ट इतना पानी लेना है उसमें, और फिर आपको एक हैंडफुल इतनी मिट्टी जो है वो पानी के अंदर डाल देनी है। स्टर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल। आपको अच्छे से उसको हिलाना है जब तक कि मिट्टी उसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फ्रॉम सम टाइम, फिगर 9.2। और उसे अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है उस पानी को, और कुछ टाइम के लिए रख देना है, जैसे कि यहाँ फिगर 9.2 में दिखाया गया है। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसको सेटल होने के बाद में आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और जो क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर दीजिए। तो हम यहाँ पे फिगर 9.2 को देख लेते हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल में क्या क्या है, सबसे नीचे उन्हें दिखा है ग्रेवल है, उसके बाद में ऊपर की परत है सैंड, उसके बाद ऊपर की लेयर है क्ले, एंड देन वाटर एंड देन ह्यूमस। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर। तो आपने जो ग्लास टम्बलर है उसमें कोई लेयर्स दिखा है क्या, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स थे तो उनकी लेयर्स देखी है क्या वहाँ पे। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स। तो आप ऐसे डायग्राम बनाइए जिसमें लेयर्स दिखाई दे। आर देयर सम डेड रूटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या उसके अंदर जो मरे हुए जीव जंतु या जानवर थे या फिर पत्ते थे वो पानी के ऊपर तैरते हुए आपको दिखते हैं क्या। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जो ये डेड मटेरियल रहता है जो हमें एनिमल्स से मिलता है या फिर लीव्स से होता है तो उसे कहा जाता है ह्यूमस। यू probably नो दैट द सॉइल इज formed बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ wind, वाटर एंड क्लाइमेट। आपको पता ही होगा कि सॉइल किससे बनती है। तो सॉइल बनती है कि जब जो पत्थर रहते बड़े बड़े वो टूटते हैं और उसके ऊपर तेज हवा का, पानी और क्लाइमेट का रिएक्शन होता रहता है, उनकी जो एक्शन होती है उस प्रोसीजर से हमें सॉइल मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ वेदरिंग या फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो उसके लिए आपको बताना है कि जो
पत्थर को टूटने से और उसके ऊपर जो एक्शन होती है हवा की, पानी की और वेदर की, क्लाइमेट की, उस प्रोसेस से जो सॉइल बनता है उस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। तो जो नेचर रहता है ना मिट्टी का, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? तो जो वो रॉक्स रहते हैं जिससे वो फॉर्म होती है, जिससे बनती है, और उसके ऊपर कौन से वेजिटेशंस आते हैं, कौन से बढ़ते हैं, उस पे सब्जियाँ या फिर कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, उस पे डिपेंड करता है। A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile। तो जो vertical section से अलग अलग layers बनी है उन्हें कहा जाता है soils profile। Each layer different in field texture, color, depth and chemical composition। These layers are referred to as horizon। तो soil profile में क्या रहता है ना, अलग अलग टाइप की लेयर्स बनती रहती है, तो वो अलग अलग कलर्स के रहते हैं, डेप्थ के रहते हैं, अलग अलग साइजेस रहती है मीन्स उसके, और या फिर केमिकल कंपोजिशंस के भी रहते हैं। तो उन लेयर्स को कैसे कहा जाता है? होरिजोन्स कहा जाता है। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ द रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल। हम ऊपर से तो देख नहीं पाते सॉइल के अंदर क्या है, किस टाइप की लेयर है, पर हम अगर उसको खोदते हैं और उसके साइड से अगर हम देखें तो हमें दिखाई देगा उसके अंदर की लेयर्स, जो मिट्टी के अंदर की लेयर्स है वो हमें तब दिखाई। सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। तो ये जो है वो हमें बताते हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल है उस जगह की वो कैसी है। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड, ऑन हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक। तो जो ये सॉइल प्रोफाइल्स है तो वो हमें कहाँ दिखती है? कि जब हम कुआं खोदते हैं या फिर किसी बिल्डिंग के लिए उसकी फाउंडेशन की खुदाई होती है, तब हमें ये दिख सकती है। या फिर आपने कभी देखा होगा कि रोड साइड्स पे अगर देखा होगा तो आपको लेयर्स दिखेगी, जो हिली एरिया रहता है ना वहाँ पे, या फिर कोई नदी का किनारा है तो वहाँ पे भी आपको ये लेयर्स दिखाई देगी। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। तो जो ऊपर की सरफेस रहता है, जो फर्स्ट टॉप लेयर जो रहती है सॉइल के ऊपर की, वो डार्क कलर की रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसके ऊपर ना ह्यूमस सा रहता है, ह्यूमस और मिनरल्स रहते हैं, उस वजह से वो डार्क रहती है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। जो ह्यूमस जो रहता है वो सॉइल को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है, और वो प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज ऑल्सो द टॉप सॉइल और द ए होरिजोन। तो इसको टॉप सॉइल कहा जाता है या फिर ए होरिजन कहा जाता है, और उसकी जो मिट्टी रहती है वो सॉफ्ट सी रहती है, पोरस रहती है, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रह सकता है, उसी ऐसी उसकी कैपेसिटी रहती है। फिगर 9.3 में दिखाया गया है, लेयर्स दिखाई गई है, होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेड रॉक। तो नीचे हमें दिख रहा है बड़े बड़े पत्थर है, उसके ऊपर थोड़े छोटे हैं। बी होरिजन में दिखाया गया है कि उसके ऊपर जो है मिट्टी है और उसके साथ में कुछ पत्थर है, और ए होरिजन में है जो प्लेन मिट्टी है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्ड्स एंड बीटल्स। तो ये जो रहता है ए ओरिजन, इसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं, जैसे कि कीड़े, रोडेंट्स, मोल्ड्स और बीटल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। तो जो छोटे जो प्लांट्स रहते हैं उनके जो रूट्स रहती है वो इसके अंदर समा जाती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी होरिजन और द मिडल लेयर। नेक्स्ट लेयर जो है ना वो उसमें ह्यूमस का जो अमाउंट रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, पर मिनरल्स उसमें ज़्यादा रहते हैं। ये जो लेयर रहती है थोड़ी सी हार्डर रहती है और थोड़ी कॉम्पैक्ट सी रहती है, उसे कहा जाता है बी होरिजन और द मिडल लेयर। द थर्ड लेयर इज द सी होरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड सर्विसेज। सी होरिजन जो है वो थर्ड लेयर रहती है सॉइल की, तो उसमें क्या छोटे छोटे लम्प्स रहते हैं, पत्थर रहते हैं, क्रैक्स रहते हैं और सर्वाइसेस रहते हैं। Below this layer is the bed rock, which is hard and difficult to dig with a spade। उसके नीचे जो रहता है बेड रॉक रहता है, तो वो खोदने के लिए हार्ड पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 9.3 सॉइल टाइप्स। As you know, weathering of rocks provides small particles of various materials. These include sand and clay। जैसे ही आपको पता है कि रॉक का वेदरिंग मीन्स क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स और वेरियस मटेरियल जैसा है उसको प्रोड्यूस करना। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, तो उसके अंदर सैंड भी आता है और क्ले भी आता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेर फॉर्म, दैट इज द पेरेंट रॉक। तो
जो रिलेटिव अमाउंट रहता है सैंड और क्लो का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो वो रॉक रहते हैं, पत्थर जो रहते हैं बड़े बड़े, उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो उसे क्या करता है, पेरेंट्स रॉक बोलता है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो ये जो रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का जो मिक्सचर रहता है उसे कहा जाता है सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट्स के रूट्स से या फिर अर्थवॉर्म से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स निभाते हैं मिट्टी के अंदर। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो सॉइल जो रहती है ना, और उसके अंदर के जो प्रोपोर्शंस रहते हैं वो वेरियस साइजेस के रहते हैं, तो उस बेसिस पे वो क्लासीफाई होती है। तो वो क्या है, जैसे कि इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर उस पे थोड़े से बड़े हैं पार्टिकल्स है तो उसको क्या कहा जाएगा, सैंडी सॉइल कहा जाएगा। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। तो अगर फाइन पार्टिकल्स है उस मिट्टी के अंदर, थोड़ी सी चिकनाहट सी है, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्ले सॉइल कहा जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। तो जो अमाउंट है सॉइल पार्टिकल्स का और लार्ज पार्टिकल्स का वो सेम अगर है तो उसे कहा जाता है लोमी सॉइल। मिक्सचर ऑफ बोथ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल का मिक्सचर जो है वो लोमी सॉइल कहा गया एक तरह से। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। तो इस तरह से जो मिट्टी जो है वो 3 टाइप में क्लासीफाई होती है। तो कौन से वो 3 टाइप्स है, तो वो 3 टाइप्स है सैंडी, क्ले एंड लोमी। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। तो साइज जो रहती है पार्टिकल्स की सॉइल के अंदर की, वो कैसे इस इट्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंस है। और सैंड पार्टिकल जो रहते हैं वो थोड़े से बड़े रहते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो दे आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। तो वो पास पास में नहीं आ सकते, बंद नहीं हो सकते, तो उसके अंदर की जो स्पेस रहती है वो बढ़ जाती है। These spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. तो वो जो स्पेस रहती है उनके बीच की वो हवा से भरी जाती है और हमें उसे कहा जाएगा कि सैंड इज़ वेल एरेटेड, कि इस मिट्टी के अंदर हवा अच्छे से भरी हुई है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो इसके अंदर का जो पानी है वो अच्छे से क्विकली ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई। तो जो सैंडी सॉइल रहती है ना, वो लाइट रहती है, अच्छे से उसमें हवा जाती है और वो थोड़ी सी ड्राई सी रहती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, पैक टाइटली टुगेदर, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर द एयर। अब जो क्ले पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, कम स्पेस रहता है, वो अच्छे से एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है, उसके अंदर हवा जाने के लिए बहुत ही कम जगह रहती है। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले। तो इसमें जो सैंडी सॉइल की तरह पानी निकल जाता है जड़ से, तो ऐसा नहीं होता। इसमें पानी संभाल के रखने की, पानी को शोषित करके रखने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा पानी ये अब्जॉर्व कर सकता है इसके अंदर। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर बट दे आर हेवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल्स। अब क्ले सॉइल्स के अंदर जो है ना कम हवा रहती है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है पानी को होल्ड करने की, तो उस वजह से वो सैंडी सॉइल्स की कंपैरेटिवली हेवी सी लगती है। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोविंग प्लांट्स इज लोम। तो प्लांट्स बढ़ाने के लिए जो बेस्ट मिट्टी रहती है वो कौन सी रहती है, लोम सॉइल रहती है। लोम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। लोमी सॉइल में क्या क्या रहता है, उसमें ना मिक्सचर रहता है मिट्टी का, सैंड का, रेत जो रहती है अपनी वो, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट्स। तो उसे जो अदर पार्टिकल्स रहते हैं उनको कहा जाता है सिल्ट्स, वो भी रहते हैं। सिल्ट ऑकर्स एज डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। तो सिल्ट्स कहाँ पे मिलते हैं, कि जो नदी के किनारे रहते हैं ना वहाँ पे मिलते हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। तो जो साइज जो रहती है सिल्ट पार्टिकल्स की, तो वो सैंड और क्ले के बीच की रहती है। ना सैंड के इतने उससे मोटी रहती है, ना क्ले से भी ज़्यादा चिकनी रहती है, उन दोनों के मिडल वाला उसका साइज रहता है। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो लोमी सॉइल जो रहता है ना, कि उसमें ह्यूमस भी रहता है और उसकी उस वजह से उसका क्या है ना, कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहती है, पानी को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है उसकी, जो प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए यूज़फुल रहता है, वो बहुत अच्छी रहती है।
यहाँ पे भूजो का एक सवाल आया, आई वॉन्ट टू नो वॉट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, मटकाज एंड सुराहीज। तो सुराहीज और मटकाज बनाने के लिए कैसी टाइप की मिट्टी यूज़ की जाती है, वो भूजो पूछता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक है एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। तो तीन टाइप के सैंपल्स आपको लेने हैं मिट्टी के, क्ले, लोमी और सैंडी सॉइल्स। टेक अ fistful of soil from one of the samples, remove any pebbles, rocks or grass blades from it। तो आपको एक मुट्ठी भर के मिट्टी लेनी है, हर एक कोई भी सैंपल में से एक, उसमें से आपको जो भी पत्थर वगैरह होंगे छोटे छोटे तो वो निकाल देने हैं, या फिर ग्रास का कुछ होगा वो निकाल देना है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी, बूंद बूंद करके पानी लेना है और उसका एक डोसा बना देना है। आटे जैसा, आटा जैसे गूंथते हैं वैसे बनाने की कोशिश करना है। फिगर 9.4 ए यहाँ पे दिखाया गया है, फिगर में यहाँ पे शो किया गया है किस तरह से आपको करना है ये। Add just enough water so that a ball in figure 9.4b can be made from it, but at the same time it should not be sticky। तो आपको थोड़ा सा और पानी डाल के देखना और बॉल जैसा बनाना, जिससे कि यहाँ पे फिगर 9.4b में दिखाया है ना उस तरह से। बट हाँ कि उसका गोला मतलब स्टिकी स्टिकी नहीं बनाना है, उसको गोला बना के रख देना है। ट्राई टू मेक अ बॉल 9.4c फ्रॉम दिस सॉइल ऑन अ फ्लैट सरफेस, रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर। तो आप बॉल बना दीजिए उसका, जैसे कि फिगर 9.4 में बताया गया है। और फिर क्या करना है आपको कि फिगर 9.4 डी में जैसे दिखाया गया है उस तरह से उसको सरफेस पे रख देना है, फ्लैट सरफेस पे रोल करना है और उस बॉल को सिलेंड्रिकल शेप में देना है। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। और आपको क्या करना है, उस जो आपने सिलेंड्रिकल शेप बनाया उससे रिंग बनाने के लिए कोशिश करना है इन फिगर 9.4 ई में जैसे दिखाया। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल्स आल्सो। तो ये एक्टिविटी आपको दूसरे सैंपल के साथ भी करनी है। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। तो जो भी सॉइल उसका शेप में आ जाता है, जो इस शेप हमें बनाना है उस शेप में अगर जो भी सॉइल बनाता है उस पर डिपेंड करता है उसका टाइप कौन सा है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि किस टाइप का जो मिट्टी है वो सुटेबल रहती है पॉट्स, सुराइज बनाने के लिए। Next point is 9.4, properties of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. तो आपने कुछ यूजेस तो देखे ये मिट्टी की कि मिट्टी के क्या क्या यूजेस होते हैं, किसके लिए काम आती है, कैसे करती है सब कुछ। अब उसकी विशेषताएं देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो पानी के जो परकुलेशन कैपेसिटी रहती है सॉइल की। Bujo and Paili marked two different squares of 50 centimeter by 50 centimeter each, one on the floor of their house and other on the कच्चा unpaved road। तो भुजो और पहेली क्या करते हैं, दो टाइप के स्क्वायर बनाते हैं 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर साइजेस के। और क्या करते हैं, किस फ्लोर पे बनाते हैं, तो एक उनके घर के ऊपर बनाते हैं और दूसरा जो है जो कच्चे रोड रहते हैं वहाँ पे बनाते हैं। दे फिल टू बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर। तो वो जो है ना दोनों को ही सेम साइज दो बोतल लेते हैं और सेम साइज का पानी दोनों में भी भरते हैं। दे एम्प्टायर द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर्स। तो वो पूरी की पूरी बोतल दोनों इसमें खाली कर देते हैं, वो जो स्क्वायर बनाया ना उसमें। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड। तो उन्होंने देखा कि जो घर के जो फ्लोर पे हमने पानी डाला है स्क्वायर बनाया और उसमें, तो वो क्या हुआ कि वो ऑब्जॉर्व नहीं हुआ, वो बहता चला गया है। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब। और जो कच्चे रोड पे हमने स्क्वायर बना के पानी डाला था तो उसमें क्या हुआ कि वो एब्जॉर्ब कर गया, पानी अंदर पी गया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब उसके लिए हम एक्टिविटी करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे हुआ है। बुजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर्स। बुजो को सवाल आया यहाँ पे कि इन दोनों में, दो स्क्वायर में जो है पानी एब्जॉर्ब करने का डिफरेंस क्यों आया है। एक्टिविटी 9.4, फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी के लिए आपको जो आपका ग्रुप है उसको 3 टीम बनानी है। नेम द टीम ए, बी एंड सी। तीनों को नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल। अब आपको निकालना है ये कि कितने जल्दी
पानी जो है वो मिट्टी के अंदर चले जाता है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। अब आपको क्या करना है, एक होलो सा सिलेंडर लेना है, खाली सा सिलेंडर अंदर से, या फिर पाइप जैसा लेना है कि बीच में से खाली है वैसा। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टीम है जो पाइप ले रही है वो सेम डायमीटर का हो, अलग अलग डायमीटर का ना हो। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। तो आपको क्या करना, आपको किस टाइप का पाइप लेना है यहाँ पे नीचे सजेशन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, अगर ये पाइप नहीं मिल रहा है तो छोटा सा डब्बा ले लेना है, उसको उसका जो बॉटम रहता है, नीचे वाला हिस्सा रहता है, उसको कट कर देना है, तो आपको सेम साइज का मिल जाएगा। इफ पीवीसी पाइप अप्रोक्सीमेट डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम। अगर आपके पास पीवीसी पाइप है अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर डायमीटर इतना, तो उसको आपको 20 सेंटीमीटर लंबा काट लेना है और उसको यूज करना है। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब जिस जगह पे आपने कलेक्ट की थी सॉइल, उस जगह पे आपको 2 सेंटीमीटर डीप इतना खोद के उस पाइप को खड़ा कर देना है ज़मीन पे। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। अब आपको धीरे धीरे करके 200 ml इतना पानी उस पाइप में छोड़ना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। आपको अब 200 ml पानी के लिए क्या करना है, कोई सी भी पानी की बोतल अपने पास पड़ी हुई रहती है, 200 ml की पानी की बोतल, वो हमको ले लेनी है और फिर वो यूज़ करनी है। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। अब स्टार्ट करने के पहले का जो टाइम है, जब आप उसके अंदर डालने जा रहे हो पाइप के अंदर पानी, उसके पहले वाला टाइम आपको नोट डाउन कर लेना है। When all the water has percolate leaving the pipe empty, note the time again. अब जब सारा पानी खत्म हो जाएगा उसके अंदर का, तो आपको क्या करना है कि उसका टाइम लिखना है, और जो हम अकेला छोड़ देते हैं उस पाइप को, तो फिर उसका टाइम आपको नोट डाउन कर लेना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पील ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पानी उस पाइप के अंदर भर रहे हो, तो वो पानी इधर उधर ना निकले या कहीं बह ना जाए, उसके अंदर रहे केयरफुली, वो आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको क्या करना है कि एक नीचे जो दिया गया फार्मूला, उसकी हेल्प से आपको परकुलेशन, रेट ऑफ परकुलेशन निकालना है। तो क्या फार्मूला है वो देखा जाए। रेट, परकुलेशन रेट ml per minute is equals to amount of water in ml is divided by percolation time in minutes। तो amount of water is divided by percolation time, इससे आपको percolation rate मिल जाएगा। For example, suppose that for certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate। अब ज़मीन को एब्जॉर्व होने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं अगर 200 ml पानी के लिए, तो हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ परकुलेशन क्या है, तो 200 ml इज डिवाइडेड बाय 20 मिनट इज इक्वल्स टू 10 ml पर मिनट। तो जो रेट जो रहता है परकुलेट करने का, पानी एब्जॉर्व करने का, तो वो आया 10 ml पर मिनट आया। कैलकुलेट द रेट of percolation in your soil sample. Compare your findings with others and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation। तो आपको क्या करना है कि सारे जो सॉइल सैंपल्स है उनका रेट ऑफ परकुलेशन निकालना है, और आपने जो निकाला है रेट, जो आपका आंसर आया है, वो दूसरों से आपको कंपेयर करना है। और आपको जो है मिट्टी जो दी गई है उसके जो सॉइल सैंपल्स है, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है रेट ऑफ परकुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक इज 9.5 मॉइस्चर इन सॉइल। पानी के अंदर का, मिट्टी के अंदर का मॉइस्चर हमें देखना है। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. आपने कभी देखा है क्या कि जो गर्मी के दिनों में आप कभी खेतों के पास से कभी गुजरे हो, कभी गए हो वहाँ पे, और क्या आपने नोटिस किया है कि उसके ऊपर की जो हवा है वो शिमरिंग सी दिखती है हमें? वो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है उसका आंसर ढूंढने के लिए। एक्टिविटी 9.5, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब लेना है हमको। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट, हीट इट ऑन अ फ्लेम, फिगर 9.6 एंड ऑब्जर्व इट। तो फिगर 9.6 में जिस तरह से दिखाया गया है, तो आपको क्या करना है कि बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 चम्मच भर के मिट्टी डालनी है, उसको गर्म करना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। अब आपको देखना है कि उसको
गर्म होती है जब वो मिट्टी, तब क्या होता है? डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनी वेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? तो अगर आपने जब गर्म करते हो तो आपको उसके अंदर कोई पानी की बूंदें दिखती है क्या? और अगर ऐसा है तो वो कहाँ से आई है? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. तो जब हम गर्म करते हैं मिट्टी को, पानी को मतलब मिट्टी को पानी के अंदर, तो वो क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो एवापोरेट्स होना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ आता है। फिर वो ऊपर आने के बाद में जो इनर वॉल्स है उनकी, तो वहाँ से वो ठंडा होने जाता है, तो वो कंडेंस होता है। जो ऊपर पार्ट है उसका, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है वहाँ पे वो जो अंदर की आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में ड्रॉप्स दिख रही है, और वहाँ पे वो आजू बाजू इनर वॉल्स पे चिपका हुआ है। ऑन हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो वेपर है मिट्टी के अंदर की, वो धूप की वजह से, सूरज की वजह से वो ऊपर आती है, और उसका रिफ्लेक्शन, सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आता है, उस वजह से ऐसे लगता है कि शिमर्स आ गया उस पे। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट, मतलब चमकता है वो ऊपर वैसे मिट्टी के ऊपर से। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो गर्म करने के बाद में मिट्टी को आपको कंपेयर करना है कि जो आपने गर्म की थी वो सॉइल, और जो आपने गर्म नहीं की है वो सॉइल, उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9.6, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी देखनी है मिट्टी से कितना होता है। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट अस फाइंड आउट। Activity 9.6, take a plastic funnel, take a filter paper or a piece of newspaper sheet, fold and place it as shown in the figure 9.7. तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 9.7 में दिखाया गया है उस तरह से आपको प्लास्टिक फनेल लेना है और उसके अंदर फिल्टर पेपर डालना है, या फिर आपके पास फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको न्यूज़पेपर शीट का एक टुकड़ा उसमें फोल्ड करके डालना है। और फिर वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनेल। को क्या करना है, 50 ग्राम इतनी सूखी हुई मिट्टी पाउडर फॉर्म में उस फनल के अंदर डालना है। मेजर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। तो आपको क्या करना है ना कि कुछ पानी गिन के आपको एक सर्टेन अमाउंट लेना है पानी का मेजरिंग सिलेंडर में से, और उसको आपको बूंद बूंद करके उस मिट्टी के ऊपर डालना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से धीरे धीरे करना है, आपको एकदम से पानी उसके ऊपर नहीं डालना है। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। तो आपको तब तक पानी डालना है उसके ऊपर से पूरे और पूरी मिट्टी की तरफ जाना है जब तक कि वो पानी ड्रिप ना होने लग जाए। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। अब आपको क्या करना है कि जो पानी बचा हुआ है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है, तो जो मेजरिंग सिलेंडर था और जब आपने काउंट किया था उसको स्टार्टिंग पॉइंट से जब डालना स्टार्ट किया था, और जो बच गया है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो अमाउंट है वो कितना, क्या अमाउंट है, हो कि एक सिलेंडर भर के हमने पानी लिया था सर्टेन अमाउंट, और फिर हम वो आपको पहले गिन लेना है, और उसके बाद में आपने ड्रॉप ड्रॉप करके जो मिट्टी के ऊपर डाला है जब तक कि उसने ड्रिप नहीं किया है पानी ने, तब तक आपने डाला है। फिर ये जो बचा हुआ पानी है उसको उससे माइनस कर देना है। अब जो बचा हुआ ये अमाउंट है तो वो क्या हो गया, तो अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, ये हो गया। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। अब आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं उसको रिकॉर्ड के हिसाब से लिखना है आपकी नोटबुक में। और कैसे लिखना है, तो जिस तरह से नीचे दिखाया गया है उस तरह से लिखना है। वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। तो मिट्टी का वजन कितना था, 50 ग्राम इतना था। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल्स टू UmL। अब आपने मेजरिंग सिलेंडर में जब इनिशियल वॉल्यूम देखा है पानी का तो वो कितना था, UmL था, ऐसे हमने एज्यूम किया है यहाँ पे। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, अब जब डालने के बाद में जो बचा था उसका वॉल्यूम कितना है, तो VmL है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब ये निकालना है हमें, तो हमें कितना पानी मिट्टी ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके लिए क्या करना है, U माइनस VmL। वेट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब वेट कैसा है, तो U माइनस V इन ग्राम, उसमें वेट पता चल जाएगा। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम।
अब ग्राम को कैसे काउंट करेंगे हम, ml दिया गया है तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, इतना वेट रहता है। 1 ml अगर पानी है तो उसका वेट कितना आएगा, 1 ग्राम इतना आएगा। परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू u माइनस v डिवाइडेड बाय 50 100। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, और आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी को अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ में वापस रिपीट करनी है इस एक्टिविटी को। Would you get the same results for all the samples? Discuss the results with your friends and answer the following question. तो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, और आपको ने ये देखना है कि सभी को जो सैंपल लिए आपने दूसरे भी मिट्टी के सैंपल्स, तो क्या उसके साथ में सेम रिजल्ट ही आया है क्या, तो ये आपको डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में। और नीचे जो सवाल दिए गए उनके आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा है, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकुलेशन रेट। अब कौन सी मिट्टी थी उसका हाईएस्ट परकुलेशन था, कि उसके अंदर पानी समा जाने की कैपेसिटी ज़्यादा थी। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकुलेशन रेट, किसका परकुलेशन रेट लो था, किसका, ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा है। थर्ड में, भूजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस। अब भूजो ने सुना था, उसके कई पड़ोस में बातें हो रही थी कि 8-10 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो पॉन्ड था या फिर कुआं था तो उसके जो पानी की लेवल थी वो बढ़ गई एकदम से। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट। तो किस टाइप की मिट्टी जो रहती है वो अलाउ करती है पानी को कि अच्छे से उसके अंदर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी उसके अंदर रह सकता है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लेस्ट। अब कौन से टाइप की मिट्टी जो है वो पानी को ज़्यादा रिटेन करती है या फिर कौन से है वो कम रिटेन करती है, किस टाइप की मिट्टी, ये देखना है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। अब आप कोई मेथड बता सकते हो क्या कि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा परकुलेट हो और अंडरग्राउंड तक पहुँचे उतना। टॉपिक है नेक्स्ट 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग टाइप की जो मिट्टी रहती है वो अलग अलग पार्ट में हमें भारत के अलग अलग पार्ट्स में मिलती है। इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लोमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल। मतलब इंडिया इतना बड़ा देश है, उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेदर कंडीशंस भी है, आपने देखा होगा। तो उस जगह की मिट्टी अलग अलग होना, मिट्टी अलग अलग टाइप की रहनी है। तो कुछ पार्ट्स में हमें कैसे मिलती है, क्ले सॉइल मिलती है, कहीं लोमी सॉइल मिलती है और कहीं पे सैंडी सॉइल मिलती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो सॉइल किस बेस पे डिपेंड करती है, कि उसकी टाइप्स किस बेस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, मतलब बारिश कितनी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, लाइट कितनी आती है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी कितना है वहाँ पे। There are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सॉइल की प्रोफाइल पे, और जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसके चेंज होने पे भी। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स रहते हैं या फिर जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल रहते हैं उसका क्या है ना, कि उस पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन से पेड़ पौधे होंगे, फिर या फिर उसके ऊपर कौन सी सब्जियां हो सकती है, या कौन सा अनाज हम उस पर उगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कोई भी एरिया के ऊपर। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो जो क्ले एंड लोमी सॉइल्स रहते हैं तो वो किस चीज़ पे के लिए सुटेबल रहते हैं, सीरियल्स के लिए, लाइक जैसे कि गेहूँ अनाज जो रहता है ना, तो उसके लिए वो अच्छी रहती है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। ये जो मिट्टी रहती है तो पानी रिटेन करने की उनकी कैपेसिटी अच्छी रहती है। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। तो जो अच्छी कैपेसिटी रहती है पानी को रिटेन करने की, तो उसमें कौन सा आता है, वो क्ले सॉइल रहती है, और उसको क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छे से रहता है उस मिट्टी में, तो उसके वहाँ पे कौन से अनाज उगता है, तो पैडी उगता है। फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स, जैसे कि दालें है अपनी, मसूर है, तो उसके लिए क्या है, विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड फॉर। तो जो पानी अच्छे से ड्रेन कर दे, तो वैसा पानी उसमें चाहिए दालों के लिए और मसूर के लिए। तो वो कैसी सॉइल चाहिए उनको, लोमी सॉइल चाहिए। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली।
एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। तो जिस मिट्टी के अंदर ज़्यादा हवा रह सके और पानी जो है वो जल्दी से रिस जाता है, ड्रेन हो जाता है, तो वो कहाँ पे चलता है अच्छे से, जैसे कि कॉटन जो रहता है, रुई रुई जो रहती है तो सैंडी लोम में या फिर लोम, इस जगह पे वो अच्छे से आती है, फसल उसकी अच्छे से उगती है। Crops such as wheat are grown in the fine clay soils because they are rich in humus and are very fertile. तो गेहूँ जो रहता है ना, तो वो फाइन क्ले सॉइल जो रहती है, पतली सी मिट्टी जो क्ले सॉइल रहती है, उससे बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि वो क्ले सॉइल जो रहती है ना, वो ह्यूमस से भरी हुई रहती है और अच्छे से उपजाऊ भी रहती है, इसलिए वहाँ पे गेहूँ की उपज ज़्यादा होता है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। तो आपके टीचर्स की हेल्प लीजिए या फिर पेरेंट्स की, या फिर आपके आसपास जो रहते हैं वो खेती वाले किसानों की, उनकी आप हेल्प लीजिए और आपको पता कीजिए कि कौन से टाइप की मिट्टी है वहाँ पे आपके एरिया में, और फिर कौन से अनाज वहाँ पे उगते हैं या फिर किस चीज़ों की खेती वहाँ पे होती है। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2, और वो जो डाटा देंगे उसको किस में आपको फिल करना है, टेबल 9.2 में करना है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन। अब आपको बताना है कि राइस को उगाने के लिए हमको किस टाइप की मिट्टी चाहिए और उस मिट्टी का पर्कुलेशन रेट कैसा होना चाहिए, हायर रहना चाहिए कि लोअर होना चाहिए। टेबल 9.2 शो किया गया है, तो उसमें क्या ऐसा नंबर है, टाइप ऑफ सॉइल है और क्रॉप ग्रोन। तो आपको टाइप ऑफ सॉइल लिखना है और उस पे कौन से अनाज उगते हैं वो आपको फिल करने हैं यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। ये सवाल आया है, पहेली और भूजो दोनों डिस्कस कर रही है दोनों चीजें। भूजो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर, गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो दोनों में कौन सा क्या डिफरेंस है, पर्कुलेशन में और वाटर रिटेन में, ये सोच रहे दोनों। और वो बोल रही है पहेली भूजो को, क्या तुम भूल गए कि क्या हमने पहले पढ़ा है। तो चलो वापस जाओ और फिर से रीड करो लेसन को, तो तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। तो जो मिट्टी के ऊपर की सरफेस जो रहता है, ज़मीन के ऊपर की जो सरफेस रहता है, वो पानी से या हवा से या बर्फ से निकल जाता है, तो उसे कहता है इरोजन। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज। तो प्लांट्स रूट जो रहते हैं ना, तो वो पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, और अगर वहाँ पे प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सॉइल जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। सॉइल इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो सॉइल जो रहती है ना, वो हवा से उड़ भी जाती है या फिर पानी के साथ में बह भी जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। तो मिट्टी के इरोजन की वजह से क्या होता है ना, इरोजन ऑफ सॉइल की वजह से कि जो सीवियर एरियाज है, जैसे कि वहाँ पे जरा सा भी सब्जियाँ वगैरह नहीं उगती, या फिर डेजर्ट जैसी जहाँ पे ज़मीन है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंशन एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो पेड़ पौधों का काट देना, डिफॉरेस्टेशन करना, ये आपको संभालना है, उसको नहीं होने देना है, उससे बचाना है आपको, क्योंकि वही जो रहते हैं वो पानी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो आपको ग्रीन एरियाज बढ़ाने के लिए एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ये था आज के लेसन में, यहाँ तक कि हम लेसन अब ख़त्म करने वाले हैं। हो गया मीन्स कि पूरा मैंने सारे पॉइंट जो है वो कंप्लीट करने के, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी यहाँ पे। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय।